नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 2 दिन हो गए हैं आधिकारिक रूप से ऑफिशियली एक बड़े धरने, बड़े देशव्यापी विरोध और तमाम सारे आंदोलनों के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर हुई। इस बात को 2 दिन हो चुके हैं और इस एफआईआर जिन धाराओं के अंदर दर्ज करने की बात कही गई है, उन धाराओं के अंदर जो एक ड्यू कार्रवाई होती है वो अभी तक नहीं हुई है। गिरफ्तारी पॉस्को एक्ट में एक अनिवार्य अंग है, वो अभी तक नहीं हुआ है। और ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी उन सारी स्थितियों में हैं जिन स्थितियों में ये अपराध करने के आरोप लगे थे। यानी जो पावर थी, जिस पावर के दम पर उन्होंने अपराध किए थे, वो पावर आज भी उनके पास है। आज भी वो उतने ही दबंग हैं, उसी कुश्ती फेडरेशन के आसन पे बैठे हुए हैं। और एफआईआर होने के बावजूद उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के निजाम में अगर आप सोशल मीडिया पढ़ें, कुलदीप सेंगर से लेके पता नहीं अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं और पार्टी ने हमेशा उनको बचाया है, उनका बचाव किया है। कुलदीप सेंगर को भी सज़ा मिली तो उसमें भी वो सरकार की तरफ से पूरी कोशिश थी सज़ा ना मिले। हम आज बात करेंगे कि इतने बड़े हौसले वाले अपराधी कैसे बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसके जनप्रतिनिधि। आज अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें ऐसे लोगों का कितना योगदान रहा है। और इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के महानता के आदर्श हैं और उनके जो भारत रत्न हैं, उनकी एक और चीज़, एक और करतूत बताएंगे आप इन्हीं ब्रजभूषण शरण सिंह को मिली हुई लेकर, और समझने की कोशिश करेंगे कि एक ही तरीके से सारे के सारे बाहुबली बीजेपी की सरकार में मौज में कैसे रहते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। ये अनर्गल प्रलाप नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई वैसा नहीं होगा जैसा कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आके शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मोदी विरोध नहीं होगा, तथ्य होंगे, जानकारी होंगी जो आपसे साझा करेंगे। मैं भी आया। ब्रजभूषण शरण सिंह पर बहुत सारे आरोप हैं और उनमें से एक बड़ा आरोप ये लगा था जिसमें वो बाद में बरी हो गए। और बरी होने की वजह ये थी कि जो सीबीआई का गवाह था वो मुकर गया। टाडा वाले केस की बात नहीं कर रहा हूँ, AK-47 वाले केस की बात नहीं कर रहा हूँ। हुआ यह है कि एक घनश्याम शुक्ला थे, भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा के उनको उम्मीदवार बना दिया था। वो चुनाव लड़ रहे थे और 26 अप्रैल 2004 को जिस दिन पोलिंग हुई, उस दिन वो डीएम के दफ्तर गए हुए थे और वहाँ पर ये शिकायत करके आ रहे थे कि देखिए मेरे साथ धांधली हो रही है, चुनाव में धांधली हुई है और इस बूथ के चुनाव दोबारा कराए जाने चाहिए क्योंकि ये यहाँ गड़बड़ी हुई है। और लौट के जब आते हैं तो वो एक क्वालिस गाड़ी होती थी जो बाद में नोवा से बदल गई टोयोटा की, वो चला के आ रहे थे। SUV होती थी, उस ज़माने की बड़ी अच्छी मानी हुई गाड़ी थी। और उनके ऊपर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें उनकी मौत हो जाती है। उनकी पत्नी है नंदिता शुक्ला जो बाद में चुनाव लड़ी, जीती। और उन्होंने आरोप लगाया कि पति की मौत दुर्घटना में नहीं हुई है। हुआ ये था कि जो गोंडा की सीट से ये लड़ते थे ब्रजभूषण शरण सिंह जी, इनका टिकट काट के भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम शुक्ला को दिया था और ब्रजभूषण शरण सिंह को बलरामपुर भेज दिया था चुनाव लड़ने के लिए। 2004 से लेके अब तक घनश्याम शुक्ला के उस मामले को लोग भूले नहीं हैं। इस मामले में केस दर्ज हुआ, सीबीआई इंक्वायरी हुई और ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगा कि ये दुर्घटना नहीं थी, हत्या इन्होंने कराई है। और उस हत्या के बाद में लगातार उनकी पत्नी और दूसरे लोग इसको पुश करते रहे। और बाद में ये हुआ कि इनके जो गवाह थे सीबीआई के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के गवाह, वो गवाह मुकर गए। वो ड्राइवर था एक जो मुकर गया और उस गवाह के मुकर जाने के कारण उस गवाह के खिलाफ सीबीआई ने कहा मुकदमा चलाएंगे क्योंकि तुम मुकर गए हो और तुम बार बार अपने बयान बदल रहे हो और कानून को सहयोग नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल उस गवाह के मुकर जाने के बाद में
बृजभूषण शरण सिंह बरी हो गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी का आपको याद होगा कि मैंने पिछली बार जब बृजभूषण शरण सिंह एक मामले में, टाडा के मामले में, जब दाऊद इब्राहिम के लिए शूट आउट में शामिल होने के आरोप में जब इनको गिरफ्तार किया गया था, तो अटल जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में लिखा था कि तुम जो है वो, वीर सावरकर भी जेल में रहे थे, तुम भी जेल में हो, अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, जल्दी बाहर आ जाओगे वगैरह वगैरह। यानी अटल जी इनके इतने शुभचिंतक थे। और जब घनश्याम शुक्ला का एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद में फ़ोन करके अटल बिहारी वाजपेयी ने बृजभूषण शरण सिंह को कहा, पूछा उनसे, मरवा दिया? ये रिलेशनशिप बृजभूषण शरण सिंह की थी अटल जी के साथ में। और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश के इतने, भारत रत्न है वो, और उनका काफ़ी सम्मान होता है, उनका स्टेट्समैन कहा जाता है कि वो राजपुरुष थे, राजनेता नहीं थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे, और वो इस देश में आदर्श राजनेता थे वगैरह वगैरह। और किस तरह की उनकी रिलेशनशिप थी कि एक खबर मिलती है जिसमें बृजभूषण शरण सिंह ने किसी की हत्या करवा दी है, ऐसा कहा जाता है। और वो फ़ोन करके पूछते हैं, मरवा दिया? और जब वही बृजभूषण शरण सिंह टाडा में दाऊद इब्राहिम के लिए काम करने के लिए अंदर जाते हैं तो अटल जी चिट्ठी लिखते हैं। ये है कैरेक्टर और ये है इमेज मैनेजमेंट कि ऐसे कैरेक्टर के बावजूद अटल जी इस देश में आदर्श राजनेता कहे जाते हैं। और अटल जी को आदर्श राजनेता कहने वाले लोग, ये भी इमेज मैनेजमेंट है। नेहरू के बारे में 100 चीज़ें लिखते हैं, गांधी के बारे में 100 बातें कहते हैं। इसी देश में ये है मैनेजमेंट, ये प्रबंधन है। और ये प्रबंधन आता है झूठी सच्ची खबरों, झूठी सच्ची सूचनाओं को लोगों के दिमाग में पहुंचाने से। और इसको पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए होता है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में समूह चाहिए होते हैं, ये काम करता है। बहरहाल उनको आज तक लोग घनश्याम शुक्ला को याद करते हैं और उनका बेटा भी चुनाव लड़ चुका है। 2018 में उनके बेटे का जब तिलक था तो बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी घनश्याम शुक्ला की पत्नी से मिलने जाती हैं, दोनों गले मिलते हैं, बधाई देते हैं। बहरहाल और ये मामला एक तरह से खत्म हो जाता है। तो बृजभूषण शरण सिंह की भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज हैं, जो पूज्य नेता हैं, उनके साथ में जो इंटीमेसी है उसका ये एक उदाहरण है। और ये एक उदाहरण इस बात का भी है कि बृजभूषण शरण सिंह क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे। अभी मैं आगे बढ़ूंगा और बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह पे, लेकिन इसमें 2 कोइंसिडेंस में डालना चाहता हूं। एक कोइंसिडेंस है राजू पाल मर्डर केस। राजू पाल की हत्या अतीक और उनके भाई के ऊपर आरोप लगा। अतीक और उनके भाई ने राजू पाल की हत्या कराई। राजू पाल की हत्या क्यों कराई? राजू पाल अतीक अहमद और उनके भाई के गैंग का हिस्सा था, उनका शूटर था, हिस्ट्री शीटर था और कई लोगों की हत्या वो अतीक के लिए कर चुका था। राजू पाल जाके बीएसपी का टिकट खरीद लाता है और अतीक के भाई के खिलाफ चुनाव लड़ने लगता है और चुनाव जीत जाता है। घनश्याम शुक्ला भी बृजभूषण शरण सिंह की सीट पर चुनाव लड़ते हैं, उनका टिकट काट के। वो वहां पर इलाहाबाद पश्चिम में अतीक के भाई को हराकर खुद चुनाव जीत जाता है। और ठीक इसी तरह से अगर आप चले जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी यही कहानी होती है। कृष्णानंद राय एक बड़े दबंग नेता है, वहां के ठेके वेके लेते रहते हैं बहुत सारी चीजें, और उनका एक टाई अप है ब्रजेश सिंह नाम के माफिया के साथ में। वही ब्रजेश सिंह जिसने जे हॉस्पिटल मर्डर केस, मैंने अभी 2 दिन पहले आपको बताया था, उसमें जाके मुंबई में शूट आउट किया और उस शूट आउट में वो शामिल था। और वहाँ से वो दाऊद के लिए शूट आउट करने के बाद, अरुण गवली गैंग के आदमी को मारने के बाद वापस लौट के आता है और बृजभूषण शरण सिंह ने उसे अपने घर में, अपने सरकारी निवास में बढ़िया से शरण दी और अपने ही घर में उनको नैनीताल में ठहराया ही नहीं, बल्कि खुद भी उस कमरे में साथ थे। ये आरोप भी लगा।
तो ये देखिए कहानी कि वहां पे कृष्णानंद राय किसको हराते हैं, किसके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी हत्या हो जाती है। 19 गोलियां उनके शरीर से निकली थी। और यहां अतीक अहमद के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो वो मरवा दिया जाता है, और उधर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये सारी की सारी उत्तर प्रदेश के गैंगवार की और उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों की और माफिया के काबिज होने की कहानियां हैं। और इन सारी कहानियों में एक पॉलिटिकल एंगल है, और वो पॉलिटिकल एंगल ये है कि इधर एक माफिया है जो भारतीय जनता पार्टी का संरक्षित है, एक ऐसा माफिया है जिसने राम जन्मभूमि आंदोलन में सबसे पहले वो गिरफ्तार हुआ, एक ऐसा माफिया है जो राम जन्मभूमि आंदोलन में बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में जो टूल थे जिनके जरिए मस्जिद को खोदा जाना था वो दिया, और एडवाइस भी दी कि इसके अंदर छेद करो तो गिरेगा। पुरखा है, पुरोधा है, वो पूर्वज है भारतीय जनता पार्टी का। आज की जनरेशन के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो माने या ना माने, उनके पूर्वजों में बृजभूषण शरण सिंह का नाम रहेगा। ठीक वैसे ही रहेगा जैसे कि नानाजी देशमुख का है, ठीक वैसे ही रहेगा जैसे कि बलराज मधोक का है, ठीक वैसे ही रहेगा जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है, और ठीक वैसे ही रहेगा जैसे दीनदयाल उपाध्याय का है। और वो बृजभूषण शरण सिंह को अगर आप ध्यान से देखें तो एक पॉलिटिकल पैटर्न है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हत्या और होती है। अब अफजाल अंसारी वाले मामले पे आते हैं। अफजाल अंसारी को अभी हाल में सजा सुनाई गई है और उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाने की सजा सुना दी गई है। सुनवाई होती है हाई कोर्ट में, और उसमें यह कहा जाता है, अफजाल अंसारी का बैकग्राउंड जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, उनकी समझ के लिए बता दूं कि उनके नाम से लगता है कि कोई बहुत बड़े डॉन हैं, बहुत बड़े वो अपराधी हैं, लेकिन सीन वैसा नहीं है। जो हत्या कृष्णानंद राय की होती है उसमें जिनका नाम आता है उनका नाम है अफजाल अंसारी, और अफजाल अंसारी से भी ज़्यादा मुख्तार अंसारी जो उनके छोटे भाई हैं उनका नाम आता है। आपको अतीक अहमद को लेकर जैसा परसेप्शन है और जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पे आप पढ़ते हैं, आपको लगता होगा अफजाल अंसारी एक बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल है, गैंग चलाता है और लोगों की हत्याएं कराता है, जैसे ब्रजेश सिंह का जिक्र किया, जैसे कि और बाकी लोगों का जिक्र हुआ। लेकिन अफजाल अंसारी की दुनिया अलग थी। अफजाल अंसारी कभी कॉमरेड अफजाल अंसारी होता था, एक आम गरीब गुरबे के लिए, यूनियनों के लिए, आम जनता के लिए लड़ने वाला एक जाने माने वामपंथी नेता होते थे सरजू पांडे, उनका ये साथी था, कॉमरेड था, और ये लगातार काम करते थे दिन रात वहाँ के लोगों के लिए, गरीबों के लिए। अफजाल अंसारी का ना तो कोई ठेके से मतलब था, ना एक्सटॉर्शन से मतलब था, ना हत्याओं से मतलब था, ना डकैती से मतलब था। एक क्लीन पॉलिटिकल करियर था, और एक ऐसा करियर था जिसमें गरीब गुरबों के लिए, वामपंथी विचारधारा के लिए लोगों से लड़ा करता था। वो अफजाल अंसारी सरजू पांडे के साथ रहता है, और बाद में किसी ने सरजू पांडे को ये प्रस्ताव दिया कि अफजाल अंसारी एक अच्छा नेता हो सकता है, क्यों ना इसको टिकट दिया जाए। उसके बाद उनको टिकट दे दिया गया। लेकिन 85 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद की लहर में सरजू पांडे खुद हार गए और अफजाल अंसारी के सामने एक पॉलिटिकल संकट खड़ा हो गया। फिर उन्होंने देखा कि उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसमें वो दक्षिणपंथियों के साथ तो जा नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी और दक्षिणपंथी से वामपंथी समान दूरी बनाकर चलते रहे, क्योंकि ये सामाजिक न्याय की, सामाजिक बराबरी की, समाजवाद की, इस तरह की लड़ाई लड़ते हैं। तो अपनी विचारधारा से अफजाल अंसारी ने कोई भी समझौता किए बगैर, उनको बेहतर ये लगा कि समाजवादी पार्टी आइडियोलॉजी के नज़रिए से समाजवाद की बात करती है, विचारधारा के नज़रिए से मेरे नज़दीक है, तो वो समाजवादी पार्टी में चले गए और समाजवादी पार्टी से नेतागिरी करते रहे। बाद में फिर वो एक बार बीएसपी से भी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़े। ये अफजाल अंसारी का बैकग्राउंड है। अफजाल अंसारी को आप अतीक के भाई अशरफ से तुलना कर रहे हैं तो आप जानकारी का अभाव है आपको। और जब वो अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मामला होता है और अदालत में जाता है, तो ये सारी बातें अदालत के सामने रखी जाती है कि भाई इसका तो क्रिमिनल बैकग्राउंड ही नहीं,
इसको आप गैंगस्टर कैसे घोषित कर सकते हैं? तो अदालत का तर्क आता है, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी का जिक्र किया जाता है कि जो बड़ा भाई है उसकी जिम्मेदारी होती है कि छोटा भाई ना बिगड़े। अगर ने समय पे आपने रोका होता तो आज मुख्तार अंसारी डॉन नहीं बनता, अपराधी नहीं बनता। इसलिए आप दोषी, आप गैंगस्टर हैं। इस लॉजिक को अदालत ने लॉजिक दिया है। इस केस में जो तर्क लग रहे हैं उन पर बात कर रहा हूँ। न्यायाधीश महोदय का जो इंटेंट है, जो उनका इंटेंशन है, उनकी जो भावना है, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। उन्होंने बहुत न्यायप्रिय भावना से ही ये मैसेज दिया होगा और अदालत का सम्मान करना भी चाहिए। लेकिन ये जो फैसला आया है, इसकी अगर आप देखें इस तर्क से, तो भारत के हर अपराधी जो हत्या के मामले में जाता है, जो डकैती के मामले में जाता है, उसके घर के बड़ों को गैंगस्टर घोषित कर देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा अपराधी है तो उसके घर के बड़ों को बाय डिफॉल्ट गैंगस्टर घोषित कर देना चाहिए। और मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी तो सब जगह लागू होती है। बहरहाल ये है दूसरी स्टोरी है। कृष्णानंद राय जो थे, उनका आपने रिकॉर्ड बता दूं तो वो भयंकर दबंग थे। ज़मीनों वमीनों पे प्रॉपर्टी का काम करना, और इसके अलावा वो सरकारी ठेके उठाया करते थे और ठेके बंदूक की दम पे ही उठते रहे। उनके पास ठेके उठाने के लिए जो कहा जाता है बाहुबली था, वो था ब्रजेश सिंह। वही ब्रजेश सिंह जो दाऊद का शूटर था, वही ब्रजेश सिंह जो वहाँ से आया। और उनके मुकाबले मुख्तार अंसारी के पास जो बाहुबली था, उसका नाम था मुन्ना बजरंगी। आप क्रिमिनल गैंग के सेकुलरिज्म को भी देखते जाइए। किसी का कोई धर्म से लेना देना नहीं था। अतीक के बहुत सारे राइट लेफ्ट हिंदू थे, और जो राजू पाल जैसा गैंगस्टर था, उसके साथ जो लेडी जा रही थी, जो जिनको उसने लिफ्ट दी थी, जिनके सामने कांड हुआ, जो आज तक अड़ी हुई हैं गवाही पे, अतीक के खिलाफ गवाही पे अड़ी रही, वो मुस्लिम थी। तो ये जो मामला होता है, इसमें ये होता है कि इन दोनों गैंग के बीच में टकराव होता है, और उस टकराव के बीच में ब्रजेश सिंह को ये माना गया था ये वक्त के लिए कि वो मर चुका है। जो भी था, लेकिन कृष्णानंद राय के साथ ब्रजेश सिंह था और इनके साथ में मुन्ना बजरंगी था। एक और बाबू बजरंगी था, उससे आप कंफ्यूज मत करिएगा। तो मुन्ना बजरंगी था, और इस पूरे के पूरे हत्याकांड के बीच में मुन्ना बजरंगी की इन्वॉल्वमेंट मानी जा रही है कि कृष्णानंद राय की हत्या उसने की। अब आप देखिए कि एक जैसे नहीं लग रहे हैं आपको। तीसरा, मुन्ना बजरंगी की जब हत्या होती है तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक जेल के अंदर होती है, जेल से निकल रहा है, उसको पेशी के लिए जा जिस दिन, उस दिन उसकी हत्या हो जाती है। अतीक की भी हत्या पुलिस कस्टडी में होती है। दूसरे दिन उसको भी जेल जाना था, मेडिकल कराने के लिए जा रहे थे रात को। ये सारी की सारी चीजें देखिए। पॉलिटिकल अदावत, मेरी सीट पे तू कैसे आया, कॉमन है। पुलिस कस्टडी में हत्या होना कॉमन है। सारे के सारे जो दबंग गैंगस्टर अपने पत्ते हवा देने लगे थे, इसलिए उनको उड़ा दिया गया। उधर उसने टिकट कटवा दिया था, इसलिए उसको एक्सीडेंट में उड़ा दिया गया। आरोप लगा है। अभी अदालत की कार्रवाई में बहुत सारी चीज़ों में लोग मुक्त हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं, इसलिए अब उनको आरोपी मान के चलें, आरोप लगा था मान के चलें। उसी तरह से राजू पाल टिकट ले आए थे। घनश्याम पांडे जो हैं, उनका भी मैंने बता दिया आपको। और तीसरा आपका कृष्णानंद पांडे बड़े बनने लग गए थे और चुनौती देने लग गए थे। अब आप देखिए, घनश्याम शुक्ला ने चूंकि सीट से टिकट काट दिया ब्रजभूषण शरण सिंह का, आरोप यही लगा था, तो एक्सीडेंट में उनको निपटा दिया गया। उधर राजू पाल ने अशरफ के खिलाफ चुनाव लड़ा, अतीक के भाई को हरा दिया। अतीक के भाई के खिलाफ, अतीक चूंकि उस सीट से सांसद होकर चले गए, सीट को छोड़ दिया था, तो राजू पाल बीएसपी से टिकट ले आया और उनके भाई को ही हरा दिया, इसलिए वो निपट गए। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृष्णानंद राय, वो भी राजनीतिक वजूद के लिए चुनौती बनते जा रहे थे, वो भी निपटा दिए गए। तो आप ये देखिए कि कहानियाँ क्या हैं। कहानियाँ तीनों की तीनों एक तरह से मिली हुई कहानियाँ हैं। तीनों कहानियाँ कहती हैं कि तीनों में कोई हिंदू डॉन है, वो जाके बात काम कर रहा है दाऊद इब्राहिम के लिए। एक हिंदू डॉन है,
वो मुख्तार अंसारी के लिए काम करता है, कुछ हिंदू डॉन हैं अतीक के लिए काम करते हैं, कुछ मुस्लिम हैं जो राजू पाल के लिए काम करते हैं। यानी मैंने एक वीडियो बनाया था कि पहले जो राजा महाराजा होते थे वो उनके बीच में कोई हिंदू मुसलमान नहीं रहता था। जिस राणा प्रताप को आज अकबर का बहुत बड़ा दुश्मन बताया जाता है, वो राणा प्रताप खुद ही, बाद में उनके बेटे ने तो मुगलों के साथ में समझौता भी कर लिया था, लेकिन उनकी अपनी फौज में जितने शक्तिशाली प्राइम जगहों पर लोग थे वो सारे मुसलमान थे। अगर नहीं होते तो राणा प्रताप जीत ही नहीं पाते। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी यही था, महारानी लक्ष्मीबाई के साथ भी यही था। मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो ये सारी चीज़ें मिलाती हैं, लेकिन हम अगर निचोड़ पे आते हैं तो बृजभूषण शरण सिंह जो हैं वो उस ही पॉलिटिकल इकोसिस्टम से आते हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी कहानियाँ आपने सुनी हैं, गैंग और गैंगवार टाइप की, इस तरह की चीज़ों से निकल के ही एक पार्टी का इतना बड़ा वजूद बनता है। तो बृजभूषण शरण सिंह इनके पूर्वज हैं, इनके पुरखे हैं, और इसी वजह से आप हिंदुस्तान के नेशनल मीडिया को देखिए, उनके बयानों को बार बार बड़ा कर करके दिखाया जा रहा है। वो जो तर्क दे रहे हैं, वो लॉजिक दे रहे हैं, वो जो लाइन दे रहे हैं, उस लाइन को दिखाया जा रहा है। वो कहते हैं कि एक ही परिवार के हैं, तो मीडिया जाके काम करके लाता है, भाई देखिए ये भी इस परिवार का, ये भी इस परिवार का पहलवान है, ये भी इस परिवार का पहलवान है। उसने कहा एक ही परिवार मेरा विरोध करा, तो मीडिया उसकी डिटेल लेके आ रहा है। ठीक वैसे जैसे कि एक बार गलती से किसी ने कह दिया पकोड़ा रोजगार है, तो देश भर के पकोड़े वालों की कमाई का हिसाब किताब लेकर मीडिया आ गया था कि देखो पकोड़ों से कितनी कमाई होती है। अबे रिपोर्टर ही छोड़ के बेच लेते फिर, अगर इतनी कमाई होती है तो ये जो एक पूरा का पूरा अब नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उसमें सारा मकसद यही है कि आप हमारे पुरखे को मत छेड़ो, और उस पुरखे को बचाने के लिए तो आप लगे हुए हो, लेकिन आप कानून को मार रहे हो। कानून में व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक एफआईआर हुई है, उस एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मामला जस का तस पड़ा हुआ है, लड़कियां सड़क पे सो रही हैं और उनको लगता है कि कल परसों कभी न्याय मिलेगा, लेकिन ठीठ होने की हद होती है। उसके बाद आप कहते हो कि इस देश में हिंसा फैल रही है। भाई अगर आप लोकतांत्रिक तरीकों से लोग आंदोलन करेंगे, उनके आंदोलन को सम्मान दोगे, उनको बुलाओगे, उनसे बात करोगे, तो हिंसक आंदोलन नहीं होते हैं। आपको खराब तो लगता है कि लोग हिंसक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए आप अहिंसक आंदोलनों को बढ़ा भी तो नहीं दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।